साहब तो सुन रहे थे, उन्होंने बहुत ही तफसील के साथ मुल्क के राजनीतिक हालात पर आपसे चर्चा करी। लगभग वो करीब 50 मिनट तक आपके सामने बात गुफ्तगू करते हुए ये एक अब तक के जो काम हुए हैं उस सिलसिले में बहुत ही छोटी सी रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आप लोग चाहें तो उसको खोल लीजिए और मैं डिटेल में थोड़ा सा आगे इस पर चर्चा करूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारी एक्टिविटीज़ थी वो इस मुल्क में बहुत करीब सभी स्टेट्स में बहुत अच्छे से चल रही थी, और इस बीच पिछले 2 सालों से इसमें बहुत कमी है। और उस कमी का रीज़न आप सभी लोग जानते हैं कि हम कोविड जैसी महामारी से जूझ रहे थे। तमाम लॉकडाउन का एक लंबा पीरियड चला, 2 मरतबा, एक मरतबा कोविड-1 में और उसके बाद सेकंड उसमें ये इस तरह की कार्रवाइयाँ चलती नहीं। इस वजह से हमने बहुत सफ़र किया, लेकिन उस पीरियड में बहुत सा काम हमारे साथियों ने किया है। अगर वो पॉलिटिकल काम नहीं था तो कोविड के अंदर एक जो सोशल एक्टिविटीज़ थी, लोगों के अंदर खाना पहुँचाना और उनकी मदद करना, इमदाद करना, वो एक अलग सा काम चलता रहा। लेकिन मैं अब इस रिपोर्ट पर आ रहा हूँ और इसे आप हिंदी इंग्लिश जहाँ भी चाहें देख लें, और उसे मैं पढ़ रहा हूँ और इस चीज़ में चर्चा हो। प्रिय मित्रों कॉमरेड्स, सबसे पहले मैं अपनी तरफ एवं ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ की तरफ से आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इस मीटिंग में आए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी तीसरी कॉन्फ्रेंस, जो कि झारखंड के रांची शहर में मार्च 2019 में होना तय थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण ये संभव नहीं हो सका। इसके बावजूद नवंबर 2020 में भी हम लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस को करने की कोशिश की, लेकिन हमें वहाँ भी सफलता नहीं मिल सकी। इसका रीज़न भी कोविड की दूसरी लहर। आज की इस मीटिंग में हमने कुछ एजेंडे आपके सामने रखे हैं, उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और हमारे साथी जो झारखंड से इस मीटिंग में आए हैं उनकी सुविधा अनुसार तीसरी कॉन्फ्रेंस की डेट भी तय करें। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि कोरोना महामारी के दौरान हम लोग कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सके, लेकिन कोरोना की दोनों लहर में हमारे तमाम साथियों ने, जैसे कि दिल्ली, नांदेड़, बिहार, झारखंड, मणिपुर, तमिलनाडु, बेंगलोर और चेन्नई में बहुत ही अच्छा काम किया। इसमें मुख्य रूप से लोगों में खाना बांटना, ज़रूरत की सभी चीज़ों को बांटने में अपनी भूमिका अदा की। इससे कब CA, NRC, NPR का मुद्दा भी हमारे सामने आ गया, और आप लोग जानते हैं कि शाहीन बाग में जो आंदोलन चला उसमें भी हमारे दिल्ली के साथियों ने बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इसी बीच जामिया यूनिवर्सिटी का आंदोलन भी हुआ, जिसमें हमारे साथियों की भूमिका बहुत विशेष कर रही, जिसमें खास करके मैं मोहम्मद मुस्लिम का या शकील साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, इन लोग जो जामिया और ओखला के इलाके में रहते हैं, इन्होंने शाहीन बाग वाले आंदोलन में भी बहुत अच्छी भूमिका अदा करी, बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। और जामिया का जो आंदोलन था इसमें भी इनकी भागीदारी आगे रही है। इसी बीच दिल्ली में आप सबको पता है कि दिल्ली में राइट्स हुए। ये वो इलाका जो मुसलमान का एरिया है, जाफराबाद, सीलमपुर का एरिया, बहुत ही आप सभी को मालूम है कि बहुत ही भयंकर दंगे हुए। एक तरफा पुलिस ने कार्रवाई करी थी। तो दिल्ली दंगों में भी हमारे साथियों ने दंगा पीड़ितों के लिए कैंप लगाए और उन्हें सहायता प्रदान की। देश के राजनीतिक हालात पर आप सभी लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। खास करके मोदी सरकार में जिस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय पर सरकार पूरी तरह से शिकंजा कसना चाहती है, उसकी एक बड़ी मिसाल ये है कि ये सरकार मुसलमानों को डरा कर रखना और उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखना चाहती है। इसी कारण अभी आप लोगों ने देखा कि असम और त्रिपुरा में पुलिस की मिलीभगत से मुसलमानों के घरों और दुकानों को किस तरह से जलाया और मारा गया। इन सारे मामलों की अगुवाई RSS और बजरंग दल के जरिए की गई। जब से ये मोदी सरकार आई है, सिर्फ मुसलमानों पर ही अत्याचार नहीं बढ़े, बल्कि क्रिश्चियन, दलित, आदिवासी और महिलाओं पर भी लगातार अत्याचार हो रहे हैं। अगर एक तरफ हम संविधान को बचाने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ हम लोगों को
तमाम अक़लियत के साथियों के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की ज़रूरत है। साथियों, जैसे जैसे सांप्रदायिक राष्ट्रवाद और मजबूत और मुखर होता जा रहा है, वैसे वैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों को डराने, धमकाने और उनके विरुद्ध हिंसा की घटनाएं बढ़ती जाती हैं। पिछले एक दशक में इस प्रवृत्ति में तेजी से वृद्धि हुई है। मुस्लिम विरोधी हिंसा की चर्चा तो फिर भी होती रहती है, लेकिन ईसाई समुदाय के खिलाफ हिंसा अखबारों की सुर्खी नहीं बन पाती। इसका एक बड़ा कारण उनका अलग अलग और बिखरी हुई आबादी में रहना है। हमारे साथियों का फर्ज बनता है कि हम न केवल मुस्लिम अल्पसंख्यक बल्कि तमाम अल्पसंख्यकों के साथ ही दलित, आदिवासियों और महिलाओं पर होने वाले अत्याचार का भी खुलकर विरोध करें और उनको मदद पहुंचाएं। इन सब तमाम कामों को करने के लिए हमको एक बहुत बड़े संगठन की आवश्यकता है। ये तभी संभव है कि हम सब लोग पूरे देश में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक इस अपने ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करें और जो हमारा उद्देश्य है कि देश के अल्पसंख्यक समुदाय, विशेषकर मुस्लिम समुदाय जिनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक हालत अत्यंत दयनीय है, उनके उत्थान के लिए प्रयास करें। हमारा मुख्य उद्देश्य इस समाज को उसके भावना, जो मेन इशू है जिसको लेकर के हम शुरू से काम कर रहे हैं, और अलीगढ़ की पहली कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच शमीम फैजी साहब नहीं है, जिनका एक विजन था इस तरह का कि मुसलमानों का जो प्रॉब्लम है, उनके सेंटिमेंटल इश्यूज जो हैं उनको लेकर के इस मुल्क के अंदर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो काम करती हैं, उनके भावनात्मक मुद्दों को उठाती हैं। लेकिन मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ कि ऑल इंडिया तंजीम-ए-इंसाफ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो मुसलमानों के उनके भावनात्मक मुद्दों से हटा करके उनके राजनीतिक, उनके सामाजिक, उनके शैक्षणिक और उनके एजुकेशनल, मतलब इस तरह के जो मुद्दे हैं उन पर ला करके हम आपका ध्यान रखना चाहते हैं और उसी से आगे आपकी बढ़ोतरी होगी। ये इसको हमने खास करके इसमें शामिल किया और इस पर हमें आइंदा काम भी करने की ज़रूरत है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य इस समाज को उसके भावनात्मक मुद्दों से हटाकर उसके मूल मुद्दों पर संघर्ष के लिए तैयार करना है एवं देश की मुख्य धारा से उसको जोड़ना है। आज के मौजूदा राजनीतिक हालात में गंभीर मुद्दों पर भी उनका मार्गदर्शन करना हमारा कर्तव्य है। इस सरकार के काम करने का तरीका आप सब लोग देख रहे हैं कि देश में किसान आंदोलन लगभग 1 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है, चल रहा है, लेकिन सरकार उनकी किसी भी मांग पर विचार करने को तैयार नहीं है। ये सरकार की हठधर्मिता को दिखाता है कि वो किसी की भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह की फासिस्ट सरकार को भी केंद्र एवं राज्यों से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। इसके लिए हर राज्य के इंसाफ के लोगों को वामपंथी एवं धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत करने के लिए भरसक कोशिश करना चाहिए। इन सब तमाम कामों को देखते हुए हमको तालुका, जिला, गांव और राज्य स्तर पर इस संगठन को मजबूत करते हुए अपने उद्देश्यों को पूरा करना है। जो मुख्य उद्देश्य हैं वो हमने यहाँ पर ये लिख दिए हैं, मैं दोबारा पढ़ करके आपको सुना भी दे रहा हूँ एक मरतबा। ये अल्पसंख्यकों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ज़रूरी उपाय ढूंढना, अल्पसंख्यकों को उनके संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों के प्रति सचेत करना, अल्पसंख्यक महिलाओं एवं युवकों का सशक्तिकरण एवं नेतृत्व क्षमता का विकास करना, देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखने के लिए हर स्तर पर फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ संघर्ष एवं सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रयत्न करने की जरूरत है। और एक बड़ा मुद्दा हमारे पास है, वक्फ की संपत्तियां जो पूरे देश भर में सभी जगहों पर फैली हुई हैं, उनमें बेइंतहा करप्शन है, उन मुद्दों को उठाना और एक चीज़ है उनका रिवैल्यूएशन करना। संपत्तियां जहां पर लोगों को कब्जा है, कोशिश करना चाहिए कब्जे से निकले, लेकिन उसके रिवैल्यूएशन की भी ज़रूरत है। हम लोग दिल्ली में देखते हैं कि पता चला चांदनी चौक में वक्फ की एक दुकान है जिसका किराया 6 रुपये, और अभी आज के मौजूदा हालात में अगर हम उसका मार्केट रेट देखें तो वो 60,000 और लगभग 1 लाख रुपए तक रहा है।
तो ये रिवैल्यूएशन की भी जरूरत है, क्योंकि डिपार्टमेंट में भी बहुत करप्शन है वक्फ के अंदर ये, लेकिन इसका खमियाजा भुगत कौन रहा है? कौम भुगत रही है। जब वक्फ की बात होती है वो कौम की संपत्ति है। तो इन सब चीज़ों को भी, जैसा कि मैं कहना चाहूँगा कि अजीज पाशा साहब ने भी हैदराबाद में बड़े पैमाने पर इस पर काम किया है। हमारी दूसरे संगठन जहाँ जहाँ वक्फ की संपत्तियाँ हैं उसके लिए लोग लड़ते रहे, तो उसको बचाना और उसका रिवैल्यूएशन करना, ये दोनों चीज़ें और मौजूदा डिपार्टमेंट के अंदर जो करप्शन है उसके खिलाफ भी हमको लड़ने की ज़रूरत है। और इन्हीं सब तमाम कामों को लेकर के हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। तो कॉमरेड, ये साथियों, ये हमारी एक रिपोर्ट्स है जो बहुत ही मुख्तसर है, इसलिए कि हम इस बीच काम ही नहीं कर सके हैं। लेकिन अब आगे आने वाले वक्त में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अभी दूसरे एजेंडे हैं, हम उस पर आपसे चर्चा करेंगे। हमारे दूसरे साथी बैठे हुए हैं जो यहाँ, उन लोगों की राय हमारे पास आएगी। लेकिन हमको हर हालत में इंसाफ को एक बहुत ही मजबूत किस्म का ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ज़रूरत है। और इसका एक बड़ा एग्जाम्पल उदाहरण हमारे सामने नांदेड़ के साथी बैठे हुए हैं। ये दोनों साथी हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर नहीं है, लेकिन मैंने स्पेशली उनको इनवाइट किया यहाँ पर कि वो आए। आप लोग उनसे सीखने की कोशिश करिए। एक ज़माने में हमारे, आज भी हमारे वो साथी काम कर रहे हैं। बिहार ने बहुत अच्छा काम किया है, इस बीच हम शायद वहाँ पर उतना अच्छा काम नहीं कर सके। झारखंड में बहुत मजबूत यूनिट है, वहाँ पर भी काम हो रहा है, लेकिन जितना एज ए सेंटर हमें करना चाहिए था हम नहीं कर चुके, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। उसी तरह से स्टेट्स के अंदर भी काम नहीं हुआ है। तो हमें अब इसे एक नए सिरे से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अब खुदा ना खास्ता अगर ये तीसरे फेज की मतलब कोरोना का तीसरा वेव होता है, नहीं होता, क्या होता है, लेकिन हमको अभी से लगने की जरूरत है। जब वो फेज आएगा तब की तब हम देखेंगे, हमें उस तरफ देखने की जरूरत नहीं। लोग बोल रहे हैं कि पेंडेमिक जाके एंडेमिक हो रहा है। चलिए अच्छा है, एंडेमिक हो जाए ना हो, लेकिन हमें अब लग जाना है, जरूरत है। और उसी तरह से जैसे हमने कभी पहली कॉन्फ्रेंस के बाद ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ का काम पूरे देश भर में शुरू किया था, वो चीज़ है। और मैं बार बार एक चीज़ आपसे कहता हूँ कि ये अक़लियतों का ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं। हमें मजबूती तब मिलेगी जब हम दूसरे लोगों को भी लेकर के अपने साथ चले। हमारे साथ सिख भी जुड़े, हमारे साथ ईसाई भी जुड़े, हमारे साथ बौद्ध भी आए, दूसरे लोग आए, क्योंकि हमने कहीं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह आती है कि जब हम अक़लियतों की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ उसका 80% तो मुसलमान। तो जाहिर है कि हमें उनकी तरफ तो एक तरफ ध्यान तो रखना है, लेकिन इसका एक जो हमें एक सेकुलर प्लेटफॉर्म बना करके रखे हुए हमें उन लोगों को भी शामिल करने की ज़रूरत है। और इस बात को हमें हर ज़िले के अंदर कोशिश करना चाहिए। पहले हमारे पास पटना में भी एक साथी इंसाफ के प्रेसिडेंट सिखों में से थे, कुछ क्रिश्चियंस में थे, तो इस रवायत को भी हमें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी इससे पहले अजीज पाशा साहब ने राजनीतिक तौर पर आप लोगों को बहुत उससे चीज़ें बताई। मैं सिर्फ थोड़ी सी बात इस रिपोर्ट से अलग आपसे बात करूँगा कि आज के इस मौजूदा राजनीतिक हालात में जो कुछ हम झेल रहे हैं, ये मौजूदा सरकार का एजेंडा तो हमें पता था कि ये आरएसएस की सरकार है, फासिस्ट है, मोदी है, लेकिन इसके पीछे आज के जो बुरे दिन हम देख रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस का बहुत बड़ा। आज जहां पर हम पहुंचे हैं उसकी तमाम जिम्मेदारियां कांग्रेस की है, चाहे वो सांप्रदायिक एजेंडा हो, चाहे आर्थिक एजेंडा हो। ये मनमोहन सिंह का ही एजेंडा है जो बढ़ाया जा रहा है आगे। इस सांप्रदायिकता को खत्म करना, हमने एक चीज नीचे कही है कि सांप्रदायिक ताकतों से भी हमें लड़ना है, लेकिन उसके साथ साथ इस मुल्क के सेकुलरिज्म को बनाए रखने की भी जिम्मेदारी हमारी है। सिर्फ हमें उससे फाइट नहीं करना है, लेकिन इस देश का सेकुलरिज्म बचेगा कैसे, ये जिम्मेदारी है। मैं यहाँ एक चीज कोट करना चाहता हूँ। राजीव गांधी फाउंडेशन में 97-98 की बात, एक मीटिंग हो रही थी, सोनिया गांधी तशरीफ फरमा थे, हमारे एक बहुत बड़े लीडर कॉमरेड मुकीमुद्दीन फारूकी वहां पर पहुंचे। फारूकी साहब ने अपने भाषण में एक चीज कहा, यूं ही खड़े थे, सोनिया जी की तरफ इशारा किया कि सोनिया जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि इस मुल्क में कांग्रेस नहीं, जब जब मेरी पार्टी ने गलतियां की हैं, यानी सीपीआई ने अगर कोई गलती की है इस मुल्क में फैसले लेने में, तो उसका खामियाजा हमने भुगता है। लेकिन आपसे एक चीज दरखास्त कर कह रहा हूं, इस मुल्क में कांग्रेस ने जब जब गलतियां की हैं तो उसका खामियाजा पूरे मुल्क में भुगता है, और ये हकीकत है।
कि हमने गलती की तो वो सिर्फ हमारे तक सीमित। और जब जब कांग्रेस ने तो तमाम गलतियां जो हुई हैं कांग्रेस से, वो आज देश भी भुगत रहा है, अक़लियत के लोग भी भुगत रहे हैं, सारे लोग भुगत रहे हैं। और इस मौजूदा सरकार का तो बहुत ही क्लियर कट एजेंडा था ही, हमको मालूम है कि वो ये सब करेंगे, मुझसे शिकायत करें तो करेंगे, लेकिन उसके खिलाफ भी लड़ रहे हैं। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं साथियों, ये मैंने अपनी एक बात आपके सामने रखी है। इसके बाद हम तमाम साथी दूसरे एजेंडे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, और जो भी आपके जहन में कोई बात होगी हम उसका जवाब देंगे। लेकिन एक चीज़ है कि हमें बहुत ही मजबूत संगठन बनाने की ज़रूरत है। आज हम जब भी यहाँ से जाएं, इस बात का फैसला करके जाएंगे कि हम किस तरह से, और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि मैं नांदेड़ मॉडल की बात करूँगा, कभी गुजरात मॉडल की बात होती है, दिल्ली में केजरीवाल दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, मैं इंसाफ के लिए नांदेड़ मॉडल की बात करूँगा। उतना ज़्यादा तो वो बताएंगे, लेकिन जितना मुझको मालूम, अभी पाशा साहब ने जो उनका एक जिक्र किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ जो मौजूद हैं ज़िले के अंदर, वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारे यहाँ ब्लड नहीं है तो आप ब्लड का कैंप लगवा दीजिए। और बशीर साहब के बकौल ही, या मैंने कहीं एक सोशल मीडिया में पढ़ा था कि ये लोग किसी गांव में गए जहां पर 20-25 साल से कोई सड़क नहीं थी, पानी भरा हुआ था, और ना विधायक बनवाता था, ना वहां का कारपोरेटर, ना प्रधान, लेकिन इनके एक मर्तबा कहने पे साहब डीएम ने वो सड़क बनवा दी पूरी। तो इससे जाहिर होता है कि हाँ, आप काम कर रहे हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी है वहां पर, आपको लोग जानते हैं, आपको लोग पसंद कर रहे हैं, और तब काम हो रहा है। तो मैं फिर वही नांदेड़ मॉडल की बात करूंगा, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे जब अमित इस विषय में हमें बताएंगे तो। और मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूं, और इसके बाद फिर आगे का जो प्रोग्राम है वो पाशा साहब के सदर साहब आपको बताएंगे।